नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव। जी हां, यहां आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अमेरिका अब आधिकारिक रूप से ईरान के खिलाफ युद्ध में कूद चुका है। भारत में जब रात का समय था तब अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी। यह वही स्ट्रेटेजिक टापू है जो भारत के दक्षिण में स्थित है और जिसे लेकर भारत ने अतीत में अमेरिका को कूटनीतिक समर्थन भी दिया हुआ है। ये बॉम्बर्स बिना किसी रेडार डिटेक्शन के ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होते हैं और 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स नतान्स, फोर्डो और इस्फहान पर एक के बाद एक बंकर बस्टर बम गिराते हैं। हर एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब $2.1 बिलियन है और इसका गिरना अमेरिका के लिए बहुत भारी एम्बैरेसमेंट साबित हो सकता था, मगर मिशन सफल रहा। नतान्स, इस्फहान और फोर्डो से कुछ फुटेज भी आए हैं जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये इन्हीं साइट्स के हैं। Gemi vuruyorlar. नतान्स, इस्फहान और फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स कहाँ स्थित हैं मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहाँ अगर बात करें तो हमले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर ताकत को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन को प्रिसिशन स्ट्राइक ऑफ द डिकेड बताया और दावा किया कि अमेरिका ने रूस और चीन को भी डिसीव किया है। वेस्ट से भेजे गए डिकॉय प्लेन असली नहीं थे, असली हमलावर ईस्ट से आए थे। अमेरिकी हमले में GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में भी करा था, जो धरती के 60 मीटर नीचे तक असर कर सकते हैं और ये पहली बार किसी डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी पर उपयोग में लाए गए हैं। आइए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिया गया स्टेटमेंट सुनते हैं। Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Isfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. हालांकि ईरान का कहना है कि हमले से पहले ही उन्होंने अपना ह्यूमन स्टाफ और क्रिटिकल इक्विपमेंट सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए थे। फोर्डो साइट की बात करें तो यह लगभग 90 मीटर गहराई में एक पहाड़ के नीचे है, इसलिए अमेरिकी बम सिर्फ एंट्रेंस तक ही डैमेज पहुंचा पाए, ऐसा ईरान का कहना है। अब 2 थ्योरी चल रही है। यह एक अमेरिका ने मल्टी लेयर बॉम्बिंग स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि क्यूमुलेटिव डैमेज हो, और दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि रियल डिस्ट्रक्शन ग्राउंड सरफेस तक ही सीमित रहा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को खुले मंच से बधाई दी है और इसे अ गेम चेंजिंग मूवमेंट फॉर द मिडिल ईस्ट बताया है। उनका बयान था कि फर्स्ट कम स्ट्रेंथ देन कम्स पीस, यानी पहले शक्ति दिखाओ फिर शांति की बात करो। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace means strength. First comes strength, then comes peace. इधर ईरान अब अमेरिका को खुलेआम टारगेट करने की धमकी दे रहा है और संकेत है कि यमन व लेबनान में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी फोर्सेस जल्दी ही एक्टिव हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह संघर्ष सिर्फ अमेरिका ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ दुनिया एक और बड़े भूचाल के मुहाने पर खड़ी है। इजरायली हवाई बमबारी ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को कम किया है और उसकी सैन्य कमान को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। ईरान पर अब अमेरिका और इजराइल का भी साझा हमला हो चुका है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान कैसे पलटवार करेगा। लेकिन इसके बावजूद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनई ने झुकने से इनकार कर दिया है। ईरान के पास इस वक्त भी ऐसे मिसाइल्स या ड्रोन का जखीरा मौजूद है जो अमेरिका और इजराइल को बहुत गंभीर चोटें दे सकता है और ये आम हथियार नहीं है, ये बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ये पूरा स्टॉक ईरान ने पहाड़ी इलाकों और गुफाओं में सालों से जमा करके रखा है। अब जो सीक्रेट फुटेज सामने
आ रही हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि ईरान पहले से इस दिन के लिए तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि एक ना एक दिन अमेरिका भी इस लड़ाई में उतर आएगा, और अब जब वो दिन आ ही गया है तो ईरान के पास एक ही रास्ता बचता है, पलटवार। इन्हीं मिसाइलों और ड्रोन के जरिए ईरान अब खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर सीधे अटैक कर सकता है। याद कीजिए, जब ईरान ने एक साथ इतनी मिसाइल दागी थी कि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी ओवर टाइम पर लग गया था, और फिर भी कई मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गई थी। अब ईरान वही स्क्रिप्ट फिर से दोहरा सकता है, लेकिन इस बार निशाना सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका भी होगा। इसके साथ ही यमन में हूती विद्रोही और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ईरान के समर्थक प्रॉक्सी ग्रुप भी सीधे अमेरिकी ठिकानों पर निशाना बना सकते हैं। इनके पास भी ईरान जैसे ही हथियारों का जखीरा मौजूद है, और अगर ये सब एक साथ एक्टिव हो गए तो पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर होगा। अब ये हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की कोशिश करे या वहां से गुजरने वाले समुद्री यातायात को रोक दे। आपको बताते चले, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्या है। यह वह जल मार्ग है जो फारस की खाड़ी के मुहाने पर है और बेहद संकरा है। सिर्फ 55 किलोमीटर चौड़ा, मगर रणनीतिक रूप से पूरी दुनिया की ऊर्जा को पहुंचाने में सबसे अहम। हर दिन 18 से 19 मिलियन बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और अगर ईरान ने इस मार्ग को ब्लॉक कर दिया तो पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति को सीधा खतरा मंडराने लगेगा। अब ये तनाव सीधे सीधे आर्थिक और सामरिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को मिसाइलों से निशाना बनाया या टैंकरों की आवाजाही रोकी तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका के सैन्य अड्डे भी सीधे खतरे में होंगे और उसकी जवाबी कार्रवाई और ज्यादा विनाशकारी हो सकती है। मगर ईरान के पास अब पीछे हटने का विकल्प नहीं है। देश के भीतर भारी गुस्सा है, और अगर सरकार कुछ नहीं करती तो अविश्वास और बढ़ेगा। इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाने वाला है, चाहे कीमत कुछ भी हो। यमन के हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स भी एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही ईरान साइबर हमले, ड्रोन स्ट्राइक या अमेरिकी बेस पर छोटे हमलों का रास्ता भी अपना सकता है। हार्मूज अब केवल एक जल मार्ग नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर नस बन चुका है, और पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं, और ईरान जरूर इस पर कुछ ना कुछ करेगा। तो आज से मैं आपसे एक सवाल रोज करूंगा, तो बताइए 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाने वाला है? न्यू दिल्ली भारत, कजान रूस, ब्रासीलिया ब्राजील, रियो दे जनेरियो ब्राजील। आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और जिसका जवाब सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगा। और एक जरूरी बात और, अगर आप पहली बार आए हैं और अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए कुछ तो अच्छा जरूर लगा होगा। मैं कोई बड़ी टीम नहीं हूँ, अकेले ही हर वीडियो को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बनाता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि व्यूज आए, बल्कि इसलिए कि आपको सच्ची और काम की और सोच बदलने वाली बातें मिले। जानकारी भी देता हूँ, समय भी लगता है। बस एक छोटी सी उम्मीद है, अगर आपको लगता है कि मेरी बातें आपके लिए उपयोगी हैं और कुछ नया सोचने को मिल रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबाएं। ना कोई पैसा लगेगा, ना ज्यादा समय, लेकिन आपके एक क्लिक से आगे बढ़ने की मुझे ताकत मिलती रहेगी। और हाँ, आपका कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।